हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसमें आपके टॉपिक देखने को मिलेंगे, ताकि आने वाली सारी एग्जामों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो आज क्लियर आपका हो जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारे सामने। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? हिरण। तो आपको यहाँ पर दो चीज याद रखना है, पूछा गया है सबसे बड़ी आंखें और स्तनधारी प्राणी की पूछी गई है। नॉर्मल सभी प्रकार के जीव जंतुओं की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर खास तौर पर स्तनधारी प्राणी की बात हो रही है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? देखिए, क्या होता है कि सभी देशों में कुछ तरीके की फैक्ट्रियां वगैरह लगी होती है, तो उनसे क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं। तो जैसे कि सल्फर गैस का भी उत्सर्जन होता है, जो हानिकारक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर मोनोऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जो क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या बढ़ाता है? आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव फैलाने वाली गैस कौन सी है, तो उसमें आंसर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव फैलाती है, पृथ्वी को गर्म करती है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं बात करूं आज के समय में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाले देश कौन से हैं, ऐसे कौन सा देश है जहां से सबसे ज़्यादा CO2 गैस निकलती है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? विद्युत प्रेस जो नॉर्मली हमारे घर पे जो प्रेस होता है ना, उसकी बात हो रही है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर है हेनरी सीले ने किया है। तो हेनरी सीले नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही विद्युत प्रेस का आविष्कार किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेनरी सीले। हेनरी सीले इन्होंने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल बर्तन जो होते हैं उनमें भी खाना पक जाता है, और जो कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, उसके अंदर भी खाना पक जाता है। लेकिन दोनों में अगर हम समय की बात करें तो प्रेशर कुकर में थोड़ा कम समय लगता है। उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि खाना वहाँ ज़्यादा जल्दी पक जाता है जहाँ पर दाब अधिक होता है। जहाँ पर दाब अधिक होता है मतलब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर, अब इसका नाम ही है प्रेशर कुकर, मतलब ऐसा कुकर जो क्या डालता है? अंदर से प्रेशर डालता है। इसके अंदर जो कुकर के अंदर जो भी चीज़ होती है, जो भी हम पका रहे होते हैं, जो भी खाना हम पका रहे होते हैं, उसके ऊपर अधिक प्रेशर पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो खाना जल्दी पक जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर दाब अधिक होता है, और जो नॉर्मल बर्तन रखते हैं उसमें गैसेस बाहर निकल जाती हैं, जिसके कारण अंदर दाब नहीं बन पाता है। लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसके अंदर गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण वो गैस क्या करती हैं? उस खाने के ऊपर दबाव डालती है, और इससे जो है वो खाना जल्दी पक जाता है। तो याद रखना, प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? देखिए, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फिजिक्स की बात हो रही है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे, है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन ने कौन से नियम में रखा था? मतलब ये न्यूटन का कौन सा नियम था? न्यूटन का जो पहला नियम था
ठीक है। फिर न्यूटन ने दूसरा नियम भी दिया और फिर न्यूटन ने तीसरा नियम भी दिया। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था वही ये बात बताता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। देखिए, अगर आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अगर आप वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी जितना बल आप वस्तु के ऊपर लगाएंगे। इसको बोलते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, क्योंकि बल को हम न्यूटन में मापते हैं। तो अगर आप बल लगाते हैं 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी आपके ऊपर कितने न्यूटन का बल लगाएगी? 5 न्यूटन का ही बल लगाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। इन्होंने ये जो बात बताई थी कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाएगी, है ना। और कितना बल लगाएगी? उतना ही बल लगाएगी जितना आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। मतलब उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी लगेगा जितना फोर्स आप किसी सामने वाली वस्तु के ऊपर लगा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने तीसरे नियम में। तो याद रखना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि जो क्रिया के बराबर और विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूटन का तीसरा नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो ये तो हो गया आपका कौन सा? तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास तांबा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? मतलब जो कॉपर को खराब कर देता है, अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं जो कॉपर के लिए अच्छा नहीं है, कॉपर के लिए हानिकारक है। ऐसा कौन सा तत्व है? कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, उसका एक शत्रु होता है जो इसको खराब कर देता है। तो इसका शत्रु कौन होता है? गंधक होता है। कौन होता है? गंधक, है ना। तो याद रखना, गंधक जो होता है एक तरीके का हम इसको सल्फर भी बोल सकते हैं। तो जो गंधक होता है वो तांबा मतलब जो कॉपर है उसका शत्रु होता है, इसको जो है नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, उसको खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? देखिए, जब हम सूरज देखते हैं आते हुए, है ना, उगता हुआ सूरज, तब भी लाल दिखाई देता है, और जब सूरज ढलता है तब भी लाल दिखाई देता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? कि वो लाल दिखाई दे रहा है। तो वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब सुनिए इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि लाल रंग अधिक दूर तक जाता है, लेकिन बाकी के कलर क्या होते हैं? जब हम किसी कलर को बहुत दूर से देखते हैं, है ना, तो उसमें अगर आपको रेड कलर सबसे पहले दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो है लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी के कलर क्या करते हैं? ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? वो विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब कुछ कलर यहाँ बढ़ जाता है, कुछ कलर उत्तर दिशा में, कुछ कलर दक्षिण दिशा में, इस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन जो रेड कलर होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है, मतलब बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है, और अधिक दूरी तक जाता है। इसलिए जब सूर्य उगता है तब हमको बाकी कलर तो दिखाई नहीं देते हैं, केवल कौन सा कलर दिखाई देता है? लाल ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी कलर क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, इधर उधर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब सूरज ढलता है उस समय भी बाकी के कलर क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन केवल हमको रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वो सीधा हमारे मतलब अधिक दूरी तक सीधा भेदन क्षमता उसकी अधिक होती है। जैसे कि आप देखोगे ट्रैफिक वगैरह में भी आप किस लाइट का यूज़ करते हो? रोकने के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि रेड लाइट आपको दूर से ही दिखाई देती है ना। रेड कलर जो है आपको दूर से दिखाई दे जाता है, बाकी के कलर आपको दूर से दिखाई नहीं देते, उनके लिए थोड़ा आपको पास आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रेड कलर आप काफ़ी दूर से देख सकते हैं। तो काफ़ी दूर से देख सकते हैं तो काफ़ी दूर से आप रेड कलर देख लेंगे और नॉर्मली आप जो है ट्रैफिक के लिए रुक जाएंगे। तो इसलिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका आंसर कैसे देना है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब वो कहीं बढ़ता नहीं है, लेकिन बाकी के कलर का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। रेड कलर बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? देखिए, आपने नॉर्मली देखा ही होगा कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला भी होता है। तो जब पानी के अंदर कोई हवा का बुलबुला होता है, मतलब उसके अंदर एयर होती है, तो एक बुलबुला बन जाता है, ठीक है। वो तो हमको ही पता है कि वो पानी का बुलबुला धीरे धीरे क्या होगा? पानी के ऊपर आएगा, सतह तक पहुंचेगा।
लेकिन वो किस तरीके का व्यवहार करता है, पानी का जो बुलबुला होता है वो किस तरीके का व्यवहार करता है, तो वह एक अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा जब अपनी फिजिक्स की क्लासेस वगैरह होंगी कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। देखो लेंसों को बनाने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि दर्पण होते हैं ना, जो नॉर्मली आपके घर में दर्पण होता है उसको सामान्य दर्पण बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है फेस वगैरह देखते हैं ना, घर पे जो दर्पण होता है उसको सामान्य दर्पण बोलते हैं। लेकिन दो तरीके के दर्पण हम देखते हैं, एक देखते हैं हम अवतल दर्पण और एक देखते हैं हम उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके उत्तल लेंस बनाए जाते हैं और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करके अवतल लेंस बनाए जाते हैं। उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, चश्मे में भी लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। लेंस क्यों लगाए जाते हैं, ताकि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को कम किया जा सके, आंखों की बीमारी को कम किया जा सके। तो उसी तरीके से जो चश्मे में लेंस होता है, तो जैसे हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उसी तरीके से जब पानी का बुलबुला आप देखोगे ना, तो उसमें आपका फेस दिखाई देगा, आप देख सकते हैं उसके अंदर आपका फेस देख सकते हैं। पानी के बुलबुले के अंदर अगर बुलबुला बहुत बड़ा है तो आप उसके अंदर आसानी से आपका फेस देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फेस दिख रहा है वो किस लेंस के अंदर दिख रहा है, मतलब वो पूरा पानी का बुलबुला जो है वो किस लेंस की भांति कार्य कर रहा है, तो वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। लेंस दो होते हैं, या तो अवतल लेंस होता है या तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं समतल दर्पण मतलब जो घर में लगे होते हैं दर्पण, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, तो उसकी परछाई दर्पण के पीछे दिखाई देगी, मतलब दर्पण में उसकी परछाई दिखाई देगी, परछाई मतलब प्रतीत, है ना। उसमें उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना। हम जैसे कि मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरी परछाई दर्पण के पीछे दिखाई देगी, तो उसको कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं दर्पण के सामने 4 मीटर आगे खड़ा हूँ, कितने मीटर, 4 मीटर आगे खड़ा हूँ, तो मेरा दर्पण भी 4 मीटर आगे खड़ा होगा। प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे जो मेरा प्रतिबिंब बना होगा वो भी 4 मीटर होगा, मतलब हम दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 8 मीटर होगी, क्योंकि मैं और दर्पण, हम दोनों की, मेरी और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। और दर्पण और मेरा जो प्रतिबिंब बना हुआ है उस दर्पण में, उनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 4 मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। अब सुनिए, अब इसमें लिखा है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर सोचिए कि मैं 4 मीटर चलूं, है ना, मैं 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलूं, तो मेरा प्रतिबिंब भी तो 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा ना, तो हम दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर कम हो जाएगी। अगर मान लो 1 सेकंड में मैं 4 मीटर चलता हूँ तो मेरा प्रतिबिंब भी तो 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, तो क्या हो जाएगी, हम दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी, 8 मीटर कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में 4 में चला और 1 सेकंड में 4 वो चला। जिस समय 4 में चलूंगा उसी समय तो मेरी परछाई भी 4 चलेगी ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा जा रहा है कि अगर मान लो आप दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है, और आप चलते हो 4 मीटर, अब आप 4 मीटर कहाँ चलते हो, दर्पण की ओर, तो सिंपल सी बात है, जो आपका प्रतिबिंब है वो भी आएगा, किसकी ओर आएगा, दर्पण की ओर, ठीक है। तो आपने भी 4 मीटर चला, आपके प्रतिबिंब ने भी 4 मीटर चला, तो टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, पूछा जाता है। नॉर्मली फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। जो गाड़ियां होती है ना, तो गाड़ियों की जो पीछे देखने के लिए जितने भी तरीके के दर्पण लगे होते हैं, बस इतना याद रखो कि अगर आप कोई भी नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो और उसमें आपको पीछे देखना है, तो पीछे देखने के लिए आप जिस दर्पण का इस्तेमाल करोगे या जिस भी दर्पण में आप देखोगे, तो समझ जाना कि वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, वो आपका
वो आपका उत्तल दर्पण है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि किसी भी वाहन में पीछे देखने के लिए हम जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है ना। नॉर्मली हम गाड़ियां चलाते हैं, टू व्हीलर वगैरह, तो उसमें भी साइड में क्या लगे होते हैं, 2 दर्पण लगे होते हैं, तो वो भी कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की एक और पहचान है, उत्तल दर्पण में बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, बड़ी वस्तु का। जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जब आप पीछे देखते हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो उस छोटे से दर्पण में वो पूरा ट्रक दिखाई देता है कि नहीं। नॉर्मली अब बड़ा ट्रक उस छोटे से दर्पण में दिखाई दे जाता है, पूरा दिखाई देता है वो भी। इसका मतलब ये हुआ कि उस दर्पण ने क्या किया, उस बड़े ट्रक की परछाई को छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा। मतलब आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसमें कोई बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण बोल सकते हैं। और अवतल दर्पण किसको कहोगे, जिसमें किसी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। छोटी वस्तु है लेकिन जब हम उसको आईने में देखते हैं तो वो बड़ी दिखाई देती है, मतलब वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो याद रखना, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ कारों, ट्रकों, बसों के जो साइड में आईने वगैरह लगे होते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने कि ऐसे तत्व जिन्हें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है ना। जो हमारी बॉटनी है उसके जनक थियोफ्रेस्टस होते हैं, है ना, लेकिन जो जूलॉजी है उसके जनक अरस्तु है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जूलॉजी, बॉटनी 2 शाखाएं चलती हैं आपकी, मेन आपको 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं, एक आपको जूलॉजी देखने को मिलती है और एक आपको क्या देखने को मिलती है, बॉटनी। आपसे अगर जूलॉजी पूछा जाएगा, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पतिक विज्ञान मतलब बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है, तो आंसर क्या आएगा, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक कौन है, तो आंसर आएगा थियोफ्रेस्टस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो आंसर आएगा अरस्तु। ठीक है, तो ये 2 चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर ध्वनि मतलब आवाज़ ज़्यादा आपको सुनाई देती है और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सुनाई देती है और ज़्यादा दूरी से आपको, अधिक दूरी से आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर है इस्पात। इस्पात मतलब लोहा। देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो ट्रेन वगैरह होती हैं, तो ट्रेन की जो पटलियाँ वगैरह लगी होती हैं, है ना, आप देखोगे ट्रेन की जो नॉर्मल पटलियाँ वगैरह लगी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप दूरी से, बहुत दूर से, बहुत अधिक दूर से आप क्या कर सकते हो, उसमें ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हो कि कितनी दूर से ट्रेन आ रही है। ये नॉर्मली आप बहुत दूर से सुन सकते हो। मतलब इस्पात जो होता है, लोहा जो होता है, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। बहुत दूरी से आप जो है ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हो। और पटरी से, जो ट्रेन की नॉर्मल पटरी होती है ना, वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ट्रेन बहुत दूर से आ रही है, लेकिन उसका साउंड आपको फिर भी उस लोहे के अंदर आएगा, क्योंकि उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। ट्रेन बहुत दूर है लेकिन ध्वनि पहले से आ चुकी है। तो याद रखना कि जो लोहा होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब आएगी। प्रश्न ये है, देखिए, यदि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, चंद्रमा पर यदि एक बम विस्फोट होता है तो इसका असर पृथ्वी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पृथ्वी पर उस बम विस्फोट की आवाज़ कब तक आएगी, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सुनाई नहीं देगी, है ना। अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो उसका असर पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ेगा और किसी भी प्रकार की आवाज़ भी यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। अलग अलग मीटर होते हैं,
इसको अलग अलग तरीके के अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए। तो उसी तरीके से होता है वेंचुरीमीटर। अब प्रश्न ये है कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, तो इससे जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। जल के प्रवाह की दर कहने का मतलब ये है कि जल कितनी स्पीड से बह रहा है ना, उसकी गति मापी जाती है। किसके द्वारा? वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है? जल के प्रवाह की गति मापता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाती है तो दिन होगा। अब इस चीज़ को समझिए पहले। इसमें लिखा है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, मतलब पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब वेट एक तरीके का, ठीक है। अगर मान लीजिए पृथ्वी का अभी वेट जितना है वो उतना ही रहे और पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ जाए और आधी हो जाए, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का आकार आधा हो जाए। पृथ्वी का आकार कैसा हो जाए? आधा। पृथ्वी सिकुड़कर कैसी हो जाए? सिकुड़कर मतलब बिल्कुल फोल्ड होकर, सिकुड़कर कैसी हो जाए? आधी हो जाए। तो फिर दिन कैसे होंगे? अभी एक दिन कितने घंटे का? नॉर्मल आप देखते हैं 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। तो एक दिन अभी तो 24 घंटे का होता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन रख दी, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, मतलब वेट तो वही रहेगा जो अभी है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या को क्या कर देंगे, रेडियस को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को आधा कर दें तो उससे क्या होगा, उससे दिन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दिन 12 घंटे के हो जाएंगे। दिन कितने घंटे के हो जाएंगे? 12 घंटे के हो जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखें कि दिन 12 घंटे के हो जाएंगे, ठीक है। 24 घंटे के नॉर्मल दिन होते हैं, फिर 12 घंटे के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड का क्या होगा? पिंड मतलब कोई भी एक वस्तु, मान लो किसी अगर वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड का मतलब हुआ कि 11.2 किलोमीटर फेंकना है आपको। हर एक सेकंड में उसकी गति ये होनी चाहिए कि एक सेकंड में वह वस्तु 11 किलोमीटर चले, लगभग 11 किलोमीटर चले। अगर ऐसी किसी वस्तु को आप इतनी स्पीड से फेंकते हो कि वो एक सेकंड में 11 किलोमीटर की गति से चल रही है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर लेगी। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल को एक बार पार कर लेता है तो वो कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चली जाएगी वो वस्तु, और फिर रिटर्न नहीं आएगी। इसको बोलते हैं पलायन वेग। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको पलायन वेग कहते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकना चाहते हैं तो आपके लिए कितना बल लगाना पड़ेगा या कितनी गति से उस वस्तु को भेजना पड़ेगा। तो उसका सही आंसर है कि वो वस्तु 11.2 किलोमीटर की गति से जब जाएगी पर सेकेंड, तब जाके वो वस्तु अंतरिक्ष में पहुंच पाएगी। तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकते हैं तो वस्तु जो है पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ चली जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। नॉर्मली जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उनकी स्पीड 11.2 किलोमीटर से अधिक ही होती है। तो याद रखना, इसको पलायन वेग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, उपग्रह पर समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ता है? देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि एक पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो समय ज्ञात करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जो उपग्रह होते हैं, है ना, उपग्रह जैसे कि एक हो गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो चंद्रमा अगर एक उपग्रह है और चंद्रमा पर अगर आप समय देखना चाहते हैं तो समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर क्या प्रयोग में लाना पड़ता है? तो वहाँ पर भी वो घड़ी ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन स्प्रिंग घड़ी को इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है। तो समय ज्ञात करने के लिए, समय को देखने के लिए कहाँ पर? उपग्रह पर। अगर आप उपग्रह पर हैं और आपको समय देखना है तो आपको जो घड़ी तो इस्तेमाल में आप लाएंगे, लेकिन वहाँ पर स्प्रिंग घड़ी को इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, दाब का मात्रक क्या है? मात्रक पूछे जाते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है?
जैसे कि हम बोलते हैं कि जो किलोग्राम होता है ये भी एक मात्रक है, मीटर भी एक मात्रक है, किलोमीटर भी एक मात्रक है, ठीक है। तो ये सब मात्रक होते हैं। तो उसी तरीके से दाब, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। साइंटिस्ट थे एक जिनका नाम था पास्कल, उन्होंने ही दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही पड़ गया पास्कल, ठीक है। तो याद रखना दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, मतलब 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, ऐसा बोला जाता है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो फिर वो प्रेशर किस में मापा जाएगा? 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, 4 पास्कल, ऐसा मापा जाएगा। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, देखिए क्या होता है, झरने से जब जल नीचे गिरता है ना, बहुत ऊंचाई से जब जल नीचे गिरता है झरने में, जब जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? मतलब उस जल के अंदर का ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। तो बढ़ जाता है, ताप क्या हो जाता है? नॉर्मली बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ताप क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। जब कोई पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द अभी मैंने बताया, एक बॉटनी होता है और एक जूलॉजी होता है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। और बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? ये क्या मापा जाता है क्यूरी से? जैसे कि आपको पता है 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैडम क्यूरी, उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, है ना, इसलिए उनके नाम पर ही उसकी इकाई भी रख दी गई, क्यूरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पे ही उनकी इकाई रख दी गई। तो रेडियोधर्मिता या हम रेडियो एक्टिविटी धर्मिता, इसकी अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता, इसकी जो खोज की गई थी तो वो मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई भी हमने क्या मान ली? क्यूरी ही मान ली, ठीक है। 1 क्यूरी, 2 क्यूरी, 3 क्यूरी, ऐसा मापा जाता है। तो याद रखना क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेड कलर होता है उसमें प्रकीर्णन बहुत कम होता है रेड कलर में, ठीक है, लेकिन बैगनी कलर में प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो बैगनी रंग की होती है, इसलिए तो ये जो है हमको जल्दी दिखाई नहीं देता है। बैगनी कलर अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन रेड कलर अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, लेकिन बैगनी कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है। अपोजिट चलते हैं ये दोनों, ठीक है। और जो रेड कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए ये दूर से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो याद रखना, तरंग दैर्घ्य में आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी बस याद रखें कि जो बैगनी कलर होता है ना, जैसे कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 कलर में सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड होता है, क्योंकि रेड कलर की जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है, स्पष्ट दिखाई देता है रेड। बैगनी बहुत धुंधला दिखाई देता है। बस इतना याद रखना। अगर आपसे तरंग दैर्घ्य पूछे कि तरंग दैर्घ्य किसकी कम होती है तो बैगनी की कम होती है, किसकी अधिक होती है तो रेड कलर की अधिक होती है। फिर प्रकीर्णन भी एक शब्द है, अगर पूछ लिया जाए कि प्रकीर्णन किस में कम होता है तो आप बोलना रेड कलर में प्रकीर्णन कम होता है, और अधिक किस में होगा प्रकीर्णन? तो बैगनी कलर में प्रकीर्णन अधिक होता है। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडा करता है, तो अगर आप रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका दरवाज़ा खोल दें तो उससे कमरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉर्मली लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अगर अपन रेफ्रिजरेटर जो कि ठंडा होता है उसके दरवाजे को अगर अपन खोल देते हैं तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है ना, तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अपने आसपास के जितना भी
हीट होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, हीट को बढ़ाने का काम करता है। तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर का गेट खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, जिस भी कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और उसका दरवाजा अगर आप खोल देते हैं तो आपके कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ना कि कमरा ठंडा होगा, है ना। याद रखना इस चीज़ को, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, अभी बता चुका हूँ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या एक तरीके की निगरानी रखने के लिए हम क्या भेजते हैं, उपग्रह, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ये जो पृथ्वी की इनसे ऊंचाई कितनी रखनी होती है, अगर मान लीजिए कोई उपग्रह भेजते हैं और वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, तो उसको कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप पृथ्वी पर कोई उपग्रह भेजना चाहते हैं जो पृथ्वी की निगरानी करे तो उसको पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना पड़ेगा। तो वो पृथ्वी से आपका जाएगा यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर उपग्रह लगाए जाते हैं, उसके नीचे नहीं लगाए जाते। याद रखना, यहाँ से लेकर तो पृथ्वी से लेकर तो 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी अधिकतम ऊंचाई हम 36,000 किलोमीटर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। नॉर्मली क्या होता है, शपथ किसकी दिलाई जाती है, जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर चिकित्सा शास्त्र में कोर्स वगैरह करते हैं, तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो उनको जो है हिप्पोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है। याद रखना, उनको हिप्पोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है। किनको, चिकित्सा शास्त्र। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। देखो कार में रेडिएटर लगा होता है, तो जो कार में रेडिएटर होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है इंजन को ठंडा करने का। इंजन गर्म हो जाता है ना, क्योंकि इतने समय तक कार चलती है तो इंजन गर्म हो जाता है, तो इंजन को गर्म ठंडा करने के लिए रेडिएटर होता है। कभी कभी जो है पानी भी डाला जाता है इंजन में, ताकि इंजन क्या रहे, ठंडा बना रहे। तो याद रखना, कार में जो रेडिएटर होता है वो उसका क्या कार्य होता है, वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, मनुष्य के शरीर के ताप होता है। नॉर्मली एक मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए, है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको कि नॉर्मली मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। आसपास भी होता है तो उसमें हम किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मान सकते, बट फिर भी ज़्यादा कम या ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस तक इफिशिएंट होता है, इतना अच्छा होता है। ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल व्यक्ति का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।